अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है और बीच में जो पाथ है, जो रास्ता है, उसमें ये कार दो जगह ठहर भी रही है। तो अगर इसी का कुछ अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। जहाँ पर गाड़ी रुक रही है वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल 0 हो जा रहा है, लेकिन टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, तो टाइम बढ़ते जा रहा है मगर डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। तो जिस जिस पॉइंट पर गाड़ी रुक रही है डिस्टेंस वहाँ का 0 होगा। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि वो मुकम्मल फासला जो गाड़ी ने तय किया और टोटल टाइम टेकन यानी कि वो मुकम्मल वक्त जिसमें ये गाड़ी ने वो फासला तय किया, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों का रेशो ले लें, तो हमें गाड़ी की एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगी कि वो कितने एवरेज स्पीड से जा रहा था जो वो वहाँ तक पॉइंट बी तक पहुँच पाया। तो हमें गाड़ी की एवरेज स्पीड इससे मालूम हो जाती है। और अब अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें कि ये क्या है, तो ये वो स्पीड है जो हम एक इंस्टेंट पॉइंट पर निकाल लेते हैं। यानी कि एक इंस्टेंट पॉइंट पर हम ये स्पीड निकाल रहे होते हैं। जो मान लो कि पॉइंट सी पर स्पीड निकालना है कि पॉइंट सी तक की उसकी स्पीड क्या थी। तो अगर हम ग्राफ की मदद से बात करें तो हम पॉइंट सी पर एक स्लोप बनाएंगे, यानी कि उस पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे, टेंजेंट बनाएंगे और इस स्पीड को हम dx/dt से मालूम करते हैं। dx/dt ये शो कर रहा है कि ये इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, स्पीड मालूम कर रहे हैं उस कार की। जो वो कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था वो सी पर क्या स्पीड है उसकी। जिस तरह से हमने एक कार से समझा, इसी तरह अब हम केमिकल रिएक्शन के रेट को समझेंगे कि वो कितने रेट से हो रहा है, इसकी स्पीड क्या है। तो एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। H2 + O2 जो बना रहा है प्रोडक्ट में H2O, तो जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। ये तो समझ आ गई ना कि रिएक्टेंट जब कंज्यूम होता जाएगा मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ये तो समझ आना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि आपको दिमाग में कि रिएक्टेंट कम होता जाएगा जब प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा, चूँकि रिएक्टेंट कंज्यूम होते जा रहा है, इस्तेमाल होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनते जा रहा है। यानी कि जो H2 + O2 जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से समझ सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से समझ सकते हैं, ये बिल्कुल इन दोनों तरीक़ों को एकदम ध्यान से समझिए। जिस तेज़ी से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, दोबारा से सुनिए। जिस तेज़ी से रिएक्टेंट कम हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट के बेस पर हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट कम हो रहा है उतनी ही तेज़ी से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट कम हो रहा है वक्त के गुजरने के साथ साथ, यानी कि टाइम जब पास होते जा रहा है तो रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट कम हो रहा है तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए जो वक्त जो है वो निकले जा रहा है और रिएक्टेंट कम होते जा रहा है। तो हमारा यही जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट में बात करें, प्रोडक्ट की बेस पर, अभी हमने रिएक्टेंट की बेस पर बात किया जो कि एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। तो यानी कि इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि जिस तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो विद टाइम, यानी इसमें भी टाइम लगाएंगे क्योंकि टाइम के पास होने के साथ साथ ही वो प्रोडक्ट बनेगा। तो विद टाइम जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन ही कहेंगे। तो हम दोनों बेसिस पर बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट के बेस पर भी कि रिएक्टेंट कम हो रहा है टाइम के साथ साथ तो हमारा क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, या प्रोडक्ट हमारा वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट आ रही है उसमें, तो हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया कि कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों के बेस पे बात कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले में भी दोनों लिख दिया या बीच में और है। और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इसलिए लगाया क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ ही ये प्रोसेस हो रहा होगा, तो हमें टाइम का भी ध्यान देना है क्योंकि उसी से हमें स्पीड मालूम होगा कि कितने देर में क्या बोलते हैं ये रिएक्शन हो रहा है। जब तक हमें टाइम नहीं मालूम होगा तब तक हमारा रेट नहीं मालूम होता। रेट के लिए हमें टाइम का होना ज़रूरी है हमारा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसी बात को अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो अभी हमने अंग्रेजी में पढ़ लिया। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम यूनिट निकालेंगे तो जो डेल एक्स यानी मोलर कंसंट्रेशन, डेल एक्स जो है मोलर कंसंट्रेशन है यहाँ, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर डी एम क्यूब होती है। यानी कि एक डी एम क्यूब स्क्वायर ले लें आप, तो उसमें हमारे कितना मोल जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, वो हमारा जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है ये मायने नहीं करता, जो हमारा मॉलिक्यूल है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं या कितना मोल हमारे पास एटम है या मॉलिक्यूल है, आयन है, ये हमारा क्या कहलाता है, मोलर कंसंट्रेशन कहलाता है। और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ये तो हमें पता है। तो जब डेल एक्स अपॉन डेल टी है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हम निकाल लेते हैं। रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो डेल एक्स मोल पर डी एम क्यूब के बराबर होगा डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड से हम डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा निकल जाएगा मोल डी एम क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कैसे निकला ये आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कैलकुलेशन, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी जो मोल डी एम क्यूब इनवर्स डॉट सेकंड इनवर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डी एम क्यूब डॉट सेकंड, यानी कि दोनों ही इनवर्स में आ गया, हमारा पर लगा दिया हमने। इसी बात को हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से भी समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए है एक रिएक्टेंट और बी है एक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ए है और बी जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। शुरुआत में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि जो स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन होगा उसमें अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना शुरू ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, टाइम पास हो रहा है, हाँ, तो हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है ए, उसकी मोलर कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रही है, कमी आ रही है, और जो प्रोडक्ट है बी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन यही कहता है ना कि अगर मोलर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कम हो रही है तो प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट के रेट का बढ़ना, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इस वक्त आर इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी। डेल बी क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बी था और वक्त गुजर रहा है, डेल टी यानी कि डेल बी अपॉन डेल टी, और इसके साइन जो है पॉजिटिव है। रिएक्टेंट के रेट का कम होना जो कि ये बता रहा है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो रिएक्शन ऑन गोइंग है उसमें रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो इसलिए आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। डेल ए जो है वो रिएक्टेंट था और माइनस साइन जो नेगेटिव का साइन है हमें ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। डिक्रीमेंट के लिए हमने माइनस का साइन लगाया है, माइनस साइन और कुछ शो नहीं कर रहा, माइनस साइन यही बता रहा है कि रिएक्टेंट में कमी आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए